हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। आज 21वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 20 हमारे प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम सॉल्व कर रहे हैं। ज्योग्राफी का सेट हम लगाने वाले हैं और आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और नॉर्मली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहाँ से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करेगा, किताब उठा के बार बार वो खोलेगा। तो इसलिए देखते रहो, इसको लगाते रहो, कंटिन्यू चलेगी। थोड़ा एक दो दिन का गैप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यू हमारी सीरीज रहने वाली है। तो देखते हैं आज हमारा प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? झींगे का उत्पादन, झींगे की प्रोडक्शन, मतलब लोग सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सी फूड पसंद करने वाले लोग हैं। तो झींगा राजधानी किसे कहा जाता है? भारत के शहर को चेन्नई कहा जाता है, मछलीपट्टनम कहा जाता है, नागापट्टनम कहा जाता है, नेल्लोर कहा जाता है। तो भारत की जो झींगा राजधानी है वो कहा जाता है आपका नेल्लोर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है? नेल्लोर को। तो वन का आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जो झींगा राजधानी है वो हम नेल्लोर को कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अब ऑपरेशन फ्लड तो लगभग सबको पता ही होगा, दूध क्रांति के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? नीली क्रांति है? नहीं, नीली क्रांति नहीं है। भूरी क्रांति भी नहीं। अच्छा, ये क्रांतियां दी हुई हैं नीली, हरी, भूरी, श्वेत। तो ये बताना कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड हम देख लेते हैं पहले। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड में क्या होता है? दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और अगर देखा जाए तो दूध के मामले में आज तो भारत बहुत ही आगे है, अग्रणी देशों में आता है। तो ध्यान रखना। आप बताओ कमेंट करके कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, भूरी क्रांति और हरित क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य दालों का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में दालों का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या वो बिहार है, क्या वो कर्नाटक है, क्या वो मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? तो बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश है। तो दाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? दलहन के लिए आपका मध्य प्रदेश फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना कि दालों का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तो 3 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएं। तो कथन बताना है कौन सा सही है। पहला है कि चावल की खेती के लिए औसतन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपके तापमान की आवश्यकता होती है। क्या चावल की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए होता है? दूसरा हमारा, चावल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। क्या चावल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है? तो इसका बताएंगे राइट आंसर। देखो, चावल भारत के अधिकांश हिस्सों में होता है, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे पश्चिम भारत में हो, चाहे पूर्व भारत में हो या दक्षिण भारत में हो। तो चावल का प्रोडक्शन भारत के हर एक कोने में होता है, हर जगह किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा वाला तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा वाला हमारा राइट है, तो डी तो हो नहीं सकता है, एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा है हमारा, तो पहला देख लेते हैं। क्या पहला है कि चावल की खेती के लिए औसतन तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए? तो बिल्कुल, चावल भारत में किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल मतलब बरसात का मौसम, और बरसात के मौसम में उमस और टेम्परेचर लगभग इतना रहती है। तो औसतन जो तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए होता है चावल के लिए। तो ध्यान रखेंगे 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा 4 का, कि दोनों ही कंडीशन बिल्कुल पर्याप्त है। किसके लिए? चावल की खेती के लिए दोनों ही कंडीशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं कि चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या चाइना में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा कि चीन में चावल का क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक है। तो क्या चाइना में जो चावल का क्षेत्र है वो विश्व में सबसे ज्यादा अधिक है? ऐसा है क्या कि चावल में बहुत बड़े क्षेत्र, चाइना में बहुत बड़े क्षेत्र में चावल की पैदावार होती है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो चावल का जो क्षेत्र है विश्व का सबसे अधिक, वो चाइना नहीं है। अब बताओ कौन सा है? तो कमेंट करो, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करो कि चावल का सबसे ज्यादा क्षेत्र विश्व में किस देश में पाया जाता है। और अगर बात करें हम चाइना विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल सही है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, ध्यान रखना। कमेंट करके बताओ कि चावल का जो क्षेत्र है विश्व में सबसे अधिक किस देश का है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है? जैसे फलों का राजा, सब्जियों का राजा, उसी तरीके से मसालों का राजा भी है। तो मसालों का राजा लौंग को कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है, काली मिर्च कहा जाता है या हल्दी को कहा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है। तो मसालों का राजा जो है वो है आपका काली मिर्च। तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। अगर काली मिर्च नहीं है सब्जी में तो फिर मजा ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। ठीक है, 6 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में जूट का पहला कारखाना 1854 में कहाँ लगाया गया था? तो 1854 में भारत में पहला जूट कारखाना, जूट की भारत में बहुत सारी कारखाने थे, लेकिन जब से बांग्लादेश बना, बंगाल का विभाजन हुआ, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे कारखाने थे जूट के वो बांग्लादेश में चले गए।
तो बंगाल के क्षेत्र है लेकिन उसमें इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 80% जो हमारे जूट के कारखाने हैं वो बांग्लादेश में चले गए हैं, बाकी 20% अभी बंगाल में बचे हुए हैं। लेकिन पहला जूट का कारखाना कहाँ खोला गया था? 1854 में। तब तो बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, पूरा भारतीय था बांग्लादेश भी। तो अगारपाड़ा में खोला गया था, बजबज में खोला गया था, टीटागढ़ में या श्रीरामपुर में। तो जूट का जो पहला कारखाना खोला गया था वो खोला गया था आपका श्रीरामपुर में। ध्यान रखेंगे 7 का C द राइट आंसर होगा कि श्रीरामपुर में पहला जूट का कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारखाना सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा कारखाना सही सुमेलित नहीं है? बर्नपुर बंगाल में, दोलवी झारखंड में, दियातारी उड़ीसा में या विजयनगर कर्नाटका में। तो कारखानों के बारे में दिया, कारखानों से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो कारखाने दे देते हैं, शहर दे देते हैं, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो देखो बर्नपुर बंगाल में, क्या ये सही है? तो बर्नपुर तो बंगाल में पड़ता है, विजयनगर कर्नाटका में है। तो अगर हमें 2 एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास 2 बचते हैं। अब है दोलवी और दियातारी। तो दियातारी या दोलवी दोनों में से क्या होगा जल्दी बताएंगे। तो देखो दियातारी तो उड़ीसा में है लेकिन दोलवी झारखंड में नहीं है। अब दोलवी जब झारखंड में नहीं है तो ये आपका काम है कि बताओ कि दोलवी कहाँ पर पड़ता है। तो दोलवी कहाँ पर पड़ता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 8 का B राइट आंसर हो जाएगा कि दोलवी सही नहीं है, दोलवी झारखंड में नहीं पड़ता है। तो उसको कहाँ पर पड़ता है ये कमेंट करके बताओ, और नहीं पता है तो सर्च करो कमेंट करो, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH5, NH6, NH7 या NH8? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH5, 6, 7, 8। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारा NH7 ही है। अब कहाँ से कहाँ तक है ये भी कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा पढ़ना भी जरूरी है ना, अब सब कुछ तो मिल नहीं पाएगा, तो थोड़ा पढ़ो, सर्च करो। इससे क्या होगा ना कि आदत होती है पढ़ने की बार बार। तो NH7 जो हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का C राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में एल्युमिनियम कारखाना सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एल्युमिनियम का कारखाना है सही सुमेलित नहीं है? और कारखाने एल्युमिनियम के बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बाल्को हो गया यहाँ पर, बाल्को लिखा है यहाँ पर, कोरबा में है क्या? हिंडाल्को रेणुकूट में है, इंडाल हीराकुंड में या माल्को मद्रास में है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। तो देखो बाल्को कोरबा में है, बाल्को कहाँ है? कोरबा में है। इंडाल आपका हीराकुंड में भी है, हिंडाल्को तो रेणुकूट में है, बहुत सारे लोग घूमे भी होंगे यहाँ। बाकी बचा माल्को आपका मद्रास में नहीं है, माल्को कहाँ पर है जल्दी कमेंट करो, माल्को कहाँ पर है इसको कमेंट करके बताओ। तो ये हमारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से ध्यान रखो 10 का D राइट आंसर हो जाएगा कि ये नहीं है। माल्को कहाँ पर है कमेंट करके बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं। जितना भी पढ़ रहे हैं ना लगातार इसको रिवीजन करते रहो, इससे अलग कई क्वेश्चन जाते नहीं है, बार बार रिपीटेशन होते हैं। 10-20 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, हर एक एग्जाम के हर एक पैटर्न के, समझ लो कि 80% GS वही कंप्लीट हो जाती है, बाकी 20% करंट का पोर्शन बचता है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।